हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एलपोर्ट सिंड्रोम की। तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम में देखिए हम बात कर चुके हैं इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, आईजीए नेफ्रोपैथी जिसको हम बर्जर डिसीज बोलते हैं, और क्रीसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या इसको रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, इसकी भी बात कर चुके हैं, और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये हम 4 बात कर चुके हैं, 2 और बात करते हैं आज। तो देखिए एलपोर्ट सिंड्रोम और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम के एग्जाम्पल्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एलपोर्ट सिंड्रोम क्या होता है, टाइप 4 कोलेजन म्यूटेशन। तो जो हमारा जीबीएम होता है ना, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, या इसी तरीके से ईयर ड्रम होता है और लेंस होता है, ठीक है, लेंस। तो इन 3 जगहों पे टाइप 4 कोलेजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब टाइप 4 कोलेजन प्रेजेंट होता है, और टाइप 4 कोलेजन कैसा होता है, तो देखिए ऐसे ऐसे बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, ये देखिए ऐसे क्रॉस अरेंजमेंट होता है, और इसी वजह से ये आर पार इसके दिखता है, ठीक है। चाहे आँख की बात करें तो वहाँ पे लेंस में प्रेजेंट होता है तो आर पार दिखता है, और यही ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है तो यहाँ पे अच्छे से फिल्ट्रेशन होता है, और ईयर ड्रम में प्रेजेंट होता है तो उससे आसानी से सुनाई देता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन इस कंडीशन में, एलपोर्ट सिंड्रोम की कंडीशन में, इसी टाइप 4 कोलेजन का म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो टाइप 4 कोलेजन फाइबर बनना था ये प्रॉपर नहीं बन पाता। तो जिसका मेन फंक्शन था, इतना अच्छे से जो अरेंज था, ये नहीं हो पाता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो देखिए टाइप 4 कोलेजन म्यूटेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन अल्ट्रेशन, तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का ये जो ऐसे अरेंजमेंट था, ये इसका अल्ट्रेशन हो जाएगा, और मोस्टली एक्स लिंक डोमिनेंट। और इसके इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो देखिए ये बताया जा रहा है कि ऑल मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस को ये फॉलो करता है, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंस भी हो सकता है, एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंस चारों हो सकता है, ठीक है। ऑल मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस को ये फॉलो करता है, लेकिन मोस्टली जो होता है ये एक्स लिंक डोमिनेंट ये होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली तो ये हो गया। और इसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, तो हम बताएं कि आई प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी, ईयर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और किडनी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किडनी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फिर ईयर प्रॉब्लम, और सबसे कम आई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, जीबीएम में टाइप 4 कोलेजन होता है, ईयर ड्रम में टाइप 4 प्रेजेंट होता है, और लेंस में टाइप 4 प्रेजेंट होता है। तो जब टाइप 4 का म्यूटेशन होगा तो तीनों जगह परेशानी देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा किडनी में परेशानी देखने को मिलेगी, हम बता दिए। तो देखिए यहाँ पे आई प्रॉब्लम में क्या देखने को मिलेगा, रेटिनोपैथी देखने को मिलेगा, एंटीरियर लेंटिकोनस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एंटीरियर लेंटिकोनस इस तरह का हमको देखने को मिलेगा, और रेटिना में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किडनी का हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यहाँ पे एलपोर्ट सिंड्रोम में देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये देखिए सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी देखने को मिलता है, तो क्योंकि ईयर ड्रम में और यहाँ पे ईयर में टाइप 4 कोलेजन प्रेजेंट होता है, इस वजह से। तो ये देखिए इसको क्या बताया गया, कांट सी, कांट पी, कांट हियर अभी, ठीक है। तो ये कांट सी देख भी नहीं सकते, और ये देखिए एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, कांट पी एंड कांट हियर, ठीक है। तो ये हो गया, इससे याद रखेंगे कि एलपोर्ट सिंड्रोम में हमको 3 परेशानी देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर ये देखिए, ये लाइट माइक्रोस्कोप की बात की जा रही है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में कभी कभी हमको कोई भी डायग्नोसिस में नहीं मिलती है, ठीक है। इसी वजह से कुछ जगहों पे लिखा रहता है कांट बी डायग्नोस्ड, कि हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और कभी कभी हमको देखने को मिलता है इरेगुलर थिनिंग एंड थिकनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का इरेगुलर थिनिंग, थिकनिंग और स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा, और कभी कभी इससे हम डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें तो देखिए इनिशियली निगेटिव, तो ये निगेटिव होता है, और नॉन स्पेसिफिक स्टेनिंग, इसमें कोई स्टेनिंग नहीं होती है, और यूजुअली स्टे निगेटिव। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस से भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। तो पता चला इससे भी, लाइट माइक्रोस्कोप से भी हमको कुछ पता नहीं चलेगा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस से भी बहुत कंफर्मेशन डायग्नोसिस हमको नहीं मिलेगी। यहाँ पे मेन आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए हमको बास्केट वेव अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए बास्केट वेव अपीयरेंस देखिए इस तरह का, एक ऊपर एक नीचे ऐसे, ठीक है, ये अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा, और यही बहुत बड़ी फाइंडिंग है एलपोर्ट सिंड्रोम की। तो बास्केट माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा ड्यू टू इरेगुलर थिकनिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस वजह से हमको बास्केट वेव अपीयरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इरेगुलर थिकनिंग और लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हमको देखने को मिलेगा जीबीएम का। तो ये है हमारा बास्केट वेव अपीयरेंस। और उसके बाद फिर आगे बात करें हम मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। तो देखिए इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन यानी जीबीएम इन्वॉल्व होगी, ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, और प्रोलिफरेटिव होगी, यानी बहुत तेज ये रैपिडली ग्रोथ करेगी। इसमें 2 टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। तो देखिए टाइप 1 क्या होता है, तो देखिए टाइप 1 को हम इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हमको देखने को मिलेगा। तो जो जीबीएम है यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। और ये होता क्यों है, तो मे बी सेकेंडरी टू हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन की वजह से हमको टाइप 1 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है।
और टाइप 2 की बात करें तो देखिए एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, टाइप 2 को हम बोलते क्या हैं, तो देखिए टाइप 2 को डेंस डिपॉजिट डिजीज भी बोला जाता है। अब तो टाइप 2 या तो बोलो या तो डेंस डिपॉजिट डिजीज, किसी भी नाम से हम इसको पाएंगे। और इसमें यही बताया भी कि क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे इसमें एक्टिवेट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे में देखिए कई पाथवे होते हैं, अल्टरनेटिव पाथवे होता है, लेक्टिन पाथवे होता है और क्लासिक पाथवे होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बात कर चुके हैं, जहाँ पे हमने बात किया इम्यूनोलॉजी के टॉपिक में। ठीक है, तो वहाँ पे हम तीनों पाथों की डिटेल में बात की है। तो इसमें से ये जो एक्टिवेट करता है तो अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करता है। तो देखिए अल्टरनेटिव पाथवे में C3 प्रेजेंट होता है और ये C3 देखिए ये एक्टिवेट होता है और C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जब C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन करता है फिर इस C3 को एक्टिवेट कर देता है और फिर इस तरीके से पूरा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा डिटेल में हम बता चुके हैं। ठीक है, एक बार ऐसे देख ले तो देखिए C3 जो होता है ये C3b में कन्वर्ट होता है और C3b जो होता है फिर ये देखिए यहाँ से D आता है और ये B D में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये C3b और ये देखिए ये पूरा मिलके C3 कन्वर्टेज बन जाते हैं और ये C3 कन्वर्टेज जब पूरा बनते हैं तो ये देखिए ये C3 को एक्टिवेट कर देंगे C3b में और फिर ये C3b देखिए ये C3b इसके साथ मिलके देखिए C3b BB और C3b, ये देखिए C3BB और 3B ये तीनों मिलके C5 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। और जब C5 कन्वर्टेज यानी C5 को कन्वर्ट करेंगे C5 को देखिए A में और C5B में, तो C5B जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये फिर एक्टिवेट कर देता है 6 से 9 तक को। फिर ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और लाइसिस होती है। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का वो है, हम वहाँ पर बता चुके हैं, एक बार आप देख लें उसको, इम्यूनोलॉजी के टॉपिक में ये है। तो बहरहाल ये क्या करता है, टाइप 2 जो होता है ये एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट कर देता है और उसमें भी अल्टरनेट पाथवे को एक्टिवेट करता है और इसको हम डेंस डिपॉजिट डिजीज बोलते हैं। तो यही यहाँ पे देखिए टाइप एसोसिएटेड विद C3 नेफ्रेटिक फैक्टर, तो इसी को बोलते हैं C3 जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कि C3 जो एक्टिवेट होता है अपने आप, इसी को C3 नेफ्रेटिक फैक्टर बोलते हैं क्योंकि नेफ्रेटिक सिंड्रोम कॉज करता है। तो इसी वजह से बोला गया C3 नेफ्रेटिक फैक्टर। तो देखिए इसी को यहाँ पे और ज़्यादा इलेबोरेट किया गया है कि IgG जो होता है, IgG एंटीबॉडी दैट स्टेबलाइज C3 कन्वर्टेज, तो IgG एंटीबॉडी ये C3 कन्वर्टेज को स्टेबलाइज करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पूरा पाथवे ये एक्टिवेट होता है। तो जब ये C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है तो फॉरन ये C3 जो होता है ये यहाँ आ जाता है। यहाँ पे भी देखिए C3 कन्वर्टेज वर्क करता है और जो C3 होता है तभी तो C3b में कन्वर्ट होता है, फिर ये आते हैं, मतलब पूरा ये C3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसको एक्टिवेट करने में IgG ऑटो एंटीबॉडी का रोल होता है। ऑटो एंटीबॉडी बनती है जो इसको एक्टिवेट करने लगती है, जब इसको एक्टिवेट करने लगती है तो ये पाथवे बहुत तेज़ हो जाता है। तो वही है कि परसिस्टेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, तो ये जो IgG एंटीबॉडी बनी ये इसको एक्टिवेट करेगी, इसको फिर जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये पाथवे बहुत तेज़ हो जाएगा। इस वजह से देखिए C3 यहाँ पे भी यूज़ होने लगेगा, जिसकी वजह से C3 की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको टाइप 2 जिसको हम डेंस डिपॉजिट डिजीज बोलते हैं, तो इसमें देखने को मिलेगा। दोनों के फीचर की बात कर चुके कि इसमें टाइप 1 में नॉर्मली इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो जाता है GPM में, और जबकि टाइप 2 में क्या होता है कि यहाँ पे C3 का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अल्टरनेट पाथवे का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से C3 की डिफिशियंसी हो जाएगी। और जब C3 की डिफिशियंसी हो जाएगी ना तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स वगैरह जो ऑप्शनाइजेशन आगे होना है ये सब नहीं हो पाता है। और इसमें बात की टाइप 1 की तो ये सेकेंडरी होता है हेपेटाइटिस B वायरस और हेपेटाइटिस C वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा फीचर हो गया। अब हम फाइंडिंग की बात करें तो देखिए लाइट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग की बात करें तो इसमें देखिए मीजेंजियल इनग्रोथ, तो मीजेंजियल इनग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो मीजेंजियम है ना, यहाँ पे देखिए ये मीजेंजियल, यहाँ पे देखिए ये इसको हम बोलते हैं मीजेंजियम, तो मीजेंजियल इनग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। और GBM ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिटिंग हमको देखने को मिलेगी। और ट्राम ट्रैक अपीयरेंस, ये देखिए ये बहुत ही मेन चीज़ है, ट्राम ट्रैक अपीयरेंस ऑन H&E एंड पास स्टेन। ठीक है, तो इसमें हमको ट्राम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ये देखिए दो ऐसा, इसी को हम बोलते हैं ट्राम ट्रैक अपीयरेंस। देखिए ये इसको ट्राम ट्रैक अपीयरेंस बोले, और ये हमको मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ही देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा लाइट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग। और हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें देखिए अगर टाइप 1 है तो उसमें हमको ग्रेनुलर पैटर्न देखने को मिलता है, और अगर टाइप 2 है तो उसमें हमको रिबन लाइक या लीनियर पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों हम बात कर लिए। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें देखिए टाइप 1 जो होता है ये सब एंडोथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होता है इसमें। तो देखिए सब एंडोथेलियल का मतलब क्या है कि जो एंडोथेलियम है ये देखिए जो एंडोथेलियम है इसके नीचे डिपोजिशन होगा, तो इसी को बोलते हैं सब एंडोथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हमको देखने को मिलेगा टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या देखने को मिलेगा, देखिए इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपोजिट आल्सो कॉल्ड डेंस डिपोजिट डिजीज। देखिए हम शुरू में ही बताए थे यहाँ पे देखिए कि इसको हम डेंस डिपोजिट डिजीज भी बोलते हैं। तो ये टाइप 2 में इंट्रा मेम्ब्रेनस, देखिए ये जो मेम्ब्रेन है ना ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें डिपॉजिट होता है। क्यों? क्योंकि C3 का फॉर्मेशन होता है और इसी वजह से तो इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट हमको देखने को मिलेगा, और इसको हम डेंस
डिपॉजिट डिजीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये होगा, तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में दो होते हैं। टाइप 1 में हमको सब एंडोथेलियल डिपोजिशन देखने को मिलता है और टाइप 2 में हमको देखने को मिलता है इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपोजिशन, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं डेंस डिपोजिशन डिजीज। तो ये हो गया हमारा मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और हमने पूरी बात की, अब एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लें। तो देखिए नेफ्रेटिक सिंड्रोम में हमने 6 एग्जांपल की बात की। सबसे पहला हमारा इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स का और एंटीजन जो बाहर से आता है दोनों अलग जगह बनते हैं और जाके यहाँ पे जीबीएम पे डिपॉजिट होने लगते हैं ग्लोमेरुलस में, इस वजह से देखने को मिलता है। और ये स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से देखने को मिलता है और इसको एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं और इसी को पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है चिल्ड्रन में आमतौर पे, और एडल्ट में स्टेफाइलोकोकस की वजह से भी ऐसा होता है। और ये लाइट माइक्रोस्कोप की हम बात करें कि यहाँ पे इनलार्ज एंड हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलस देखने को मिलेगा। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेनुलर या स्टारी स्काई अपीयरेंस या लंपी वम्पी अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर यहाँ आईजीए नेफ्रोपैथी जिसको हम बर्जर डिजीज बोलते हैं, इसमें हमको मेसेंजियल प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है और इसमें आईजीए बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है म्यूकोसल लाइनिंग से, इस वजह से देखने को मिलता है। और आईजीए जो होता है ये मेसेंजियम में डिपॉजिट होता है, तो मेसेंजियम में डिपॉजिट का हम यहाँ पे एग्जांपल दिए कि यहाँ पे डिपॉजिट होगा, देखिए ये मेसेंजियल डिपोजिशन इसको बोलते हैं। और उसके बाद रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ये बहुत तेज प्रोग्रेसिव होगा इस वजह से, और इसमें हमको क्रीसेंट शेप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दिखाया, देखिए इसमें क्रीसेंट शेप हमको देखने को मिलेगा लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और उसके अलावा फिर इसमें लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमको देखने को मिलता है, D2 एंटीबॉडी जो होते हैं ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनती है ऐसे ऐसे। और ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और आके यहाँ पे स्टिक होती है, इस वजह से ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल गुड पास्टर सिंड्रोम बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है। और इसमें पॉसी इम्यूनियसली नो डिपॉजिट भी कभी कभी देखने को मिलता है। और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो देखिए डिफ्यूज यानी इसमें जो हम अगर ले रहे हैं 10 ग्लोमेरुलाई तो उसमें से मोर देन 50% यानी 5 से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें ज़्यादा होंगे और प्रोलिफरेटिव में बहुत तेज़ी से होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया कि वायर लूपिंग देखने को मिलेगा हमको लाइट माइक्रोस्कोप में और ग्रेनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, हमारे लिए ये ज़रूरी है। और ये डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की हम बात किए कि इसमें जो होते हैं ये नेफ्रेटिक के भी फीचर प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रोटिक के भी प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं नेफ्रेटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम बता दें कि जो ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसमें नेफ्रोटिक के फीचर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं ये आए कि ये नेफ्रेटिक है या नेफ्रोटिक है, एक ही ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना हो तो वहाँ पे हम इसको नेफ्रोटिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ज़्यादा डैमेज हो जाती है और यहाँ से प्रोटीन का लॉस शुरू हो जाता है और प्रोटीन का लॉस मोर देन 3.5 ग्राम पर डे होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा लॉस होता है, इसी वजह से इसको हम नेफ्रोटिक में ज़्यादा कैटेगराइज करते हैं। वैसे नेफ्रेटिक भी है, कभी कभी कम भी होता है। तो यहाँ पे इस बुक में नेफ्रेटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन अगर एक ऑप्शन है तो हम इसको क्लिक करेंगे, ओके। और बाकी ये सारे पैटर्न की हम बात किए, तो इनलार्ज एंड हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई है और ये फीचर है इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए स्टारी स्काई अपीयरेंस जिसको हम लंपी वम्पी अपीयरेंस बोलते हैं ये प्रेजेंट है और ये फीचर है इसी इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, इसी का। तो ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमको देखने को मिलेगा, ये लाइट माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये क्रीसेंट शेप हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या क्रीसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें देखिए ग्लोमेरुलाई जो होगी ये क्रीसेंट शेप में देखने को मिलेगी, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला देखिए ये इसमें ये देखिए ये वायर लूपिंग देखने को मिल रहा है, तो ये वायर लूपिंग हमको देखने को मिलता है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ये हो गया। और उसके अलावा फिर यहाँ पे देखिए लास्ट वाला बचा, तो ये देखिए ये इस तरह का है, तो ये ट्राम ट्रैक अपीयरेंस, ठीक है। तो ट्राम ट्रैक अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक नेफ्रेटिक सिंड्रोम का कंप्लीट हुआ। तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम का मेन फीचर क्या होता है कि इसमें हिमेचूरिया ज़्यादा होती है नेफ्रेटिक सिंड्रोम में, और प्रोटीनूरिया इसमें ज़्यादा नहीं होती है, लेस देन 3.5 ग्राम पर डे होती है। ये क्लासिकल मतलब इसका मेन वो है, और बाकी इसके एग्जांपल्स के हम बात कर लिए। और यही अगर हम चले जाए नेफ्रोटिक में, आगे हम बात करेंगे नेफ्रोटिक के एग्जांपल्स की, तो इसमें प्रोटीनूरिया ज़्यादा हो जाती है और हिमेचूरिया इसमें कम होती है, बस, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, थैंक यू।